सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी भर्ती में। मैं रोहितास आज आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आया हूं। तो जैसा कि सबको पता है कि अभी NHM संविदा भर्ती के एग्जाम चल रहे हैं। कुछ पदों के लिए यहां पर एग्जाम हो चुके हैं और कुछ पदों के लिए यहां पर एग्जाम होने वाले हैं। तो जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं और जिनके एग्जाम हो चुके हैं तो वो अपने यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर मिलान कर लें कि आपने जो प्रश्न किए हैं उसके अंदर से आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। और जिनके एग्जाम अभी होने हैं तो उनको इस वीडियो से यह पता चल जाएगा कि हमारे पेपर किस प्रकार के आने वाले हैं और हमें किस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम देना चाहिए, किस प्रकार से हमें यहाँ पर अपना आंसर भरना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखिए मेरे चैनल का नाम टारगेट सरकारी भर्ती आपको दिखाई दे रहा है, उसके आगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यदि वहां पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप जल्दी से जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर क्लिक कर दें। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक बेल आइकन, एक घंटी का चिन्ह दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। घंटी के चिन्ह पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पर ALL लिखा हुआ जहां पर मिले वहां पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं आपके लिए कोई नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर लेकर के आऊंगा तो आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आएगा, एक घंटी बजेगी, एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपके लिए इस चैनल पर कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको वहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद। तो अभी आप देखेंगे आपकी जो प्रश्न पुस्तिका है, क्वेश्चन बुकलेट है, वो इस प्रकार की आपकी आने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पृष्ठों की संख्या आपके यहाँ पर 32 पृष्ठ है। 150 यहाँ पर टोटल आपके प्रश्न होंगे, 450 नंबर के होंगे और ये 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। अब यहाँ पर आप अनुदेश जो है वो आप यहाँ पर ध्यान से समझ लें और इससे आपको डबल फायदा होने वाला है। एक तो आपको अच्छे से अनुदेश समझ में आ जाएंगे और दूसरा जो आप परीक्षा हॉल में जाएंगे वहां पर ये अनुदेश आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि आपका समय इसके अंदर जाया हो जाए। तो आपका समय वहां पर नहीं लगेगा, आप पहले से इसको समझ लें कि यहाँ पर आपके लिए क्या अनुदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले अनुदेश में यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न पत्र को हल करने से पहले कृपया अपने प्रश्न पुस्तिका और OMR शीट उत्तर पत्र की जांच करें और सुनिश्चित करें कि प्रश्न पुस्तिका और OMR उत्तर पत्र की क्रम संख्या समान है। यानी आपकी प्रश्न पुस्तिका के क्रमांक और OMR के क्रम संख्या एक समान है या नहीं है। ये क्रम संख्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्रम संख्या आपकी समान होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर की और आपके OMR शीट की ये क्रम संख्या तो आपको यहाँ पर कॉर्नर पर दिखाई दे रही है, ये एक समान होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे किसी भी विसंगति दोष के मामले में अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक को बदलने के लिए तुरंत अभिजागर को मामले की सूचना देनी चाहिए। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट बाद इस संबंध में किसी भी दावे आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, इसके लिए अभ्यर्थी उत्तरदायी होगा। यानी 5 मिनट आपके निकल गए हैं तो उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा, वो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। नंबर 2 यहाँ पर अनुदेश आपके लिए है OMR उत्तर पत्र के पीछे दिए गए सभी निर्देश पढ़ें। यानी आपकी OMR शीट के ऊपर आपके जो निर्देश दिए गए हैं वो भी आपको पढ़ लेने चाहिए। नंबर 3 यहाँ पर लिखा है कि OMR उत्तर पत्रक पर केवल नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। कृपया OMR उत्तर पत्रक में अपना रोल नंबर और अन्य जानकारी सही ढंग से भरें। नंबर 4 पर यहाँ पर आपके लिए है यदि किसी प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर अंकित किए जाते हैं तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा। यानी आपने 1 से अधिक उत्तर आपने उसके अंदर फिलअप कर दिए हैं तो वो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। नंबर 5 पर यहाँ देखेंगे प्रत्येक गलत उत्तर का प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। यानी आपके 3 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो 1 प्रश्न आपका सही वाला कट जाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर, किसी भी प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर देने से है। 6 नंबर पॉइंट देखेंगे प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प गोले हैं। यानी आपको 4 विकल्प नहीं, यहाँ पर 5 विकल्प मिलने वाले हैं। पहले 4 विकल्प गोले, जैसे 4 विकल्प आप यहाँ पर देख पा रहे हैं A, B, C और D। ये 4 विकल्प जो पहले हैं ये उत्तर से संबंधित है और 5वां विकल्प आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो मिलेगा E का। E के अंदर क्या करना है, इसके अंदर लिखा हुआ होगा अनुत्तरित प्रश्न। इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनुत्तरित प्रश्न है, अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित है। यानी आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते, अनुत्तरित है तो उसको आप गोला कर दें, वो आपका गलत प्रश्न नहीं माना जाएगा। यदि आपको ABCD के अंदर से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उसको खाली छोड़ेंगे तो यह आपका गलत माना जाएगा। और आपका प्रश्न गलत नहीं माना जाए इसके लिए आपको E विकल्प भरना होगा, तो E विकल्प को आप वहां पर गोला करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपके लिए 7 नंबर अनुदेश है, सही उत्तर दर्शाने के लिए अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक
पर संबंधित प्रश्न संख्या से पहले 4 विकल्प ए बी सी डी में से केवल एक विकल्प गोले को नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना होगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वें विकल्प गोले को ई को गहरा करना होगा। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ेंगे। आपको इसके अंदर ए बी सी डी के अंदर कोई ऑप्शन आता है तो उनके अंदर से आप उसको फिलअप करेंगे। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आपको ई विकल्प भरना होगा, तभी वह सही माना जाएगा, अन्यथा वह आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए 8 नंबर अनुदेश क्या है। यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गहरा नहीं किया तो प्रश्न का 1/3 अंक काट लिया जाएगा, यानी वह प्रश्न आपका गलत मान लिया जाएगा। 9 नंबर पॉइंट देखेंगे, 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 10% का मतलब है यानी आपके 150 प्रश्न है और 150 प्रश्न में से आपने 15 प्रश्न उसके अंदर खाली छोड़ दिए, 15 प्रश्नों का आपने कोई जवाब नहीं दिया तो आपको परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपको रिजल्ट के अंदर नहीं लिया जाएगा, आपका फॉर्म वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 15 में से मान लीजिए आपने 9 प्रश्न ऐसे छोड़ दिए हैं जिसका आपने कोई आंसर नहीं दिया और वहां पर आपने ई विकल्प भी नहीं भरा, बिल्कुल खाली छोड़ दिया, तो ये 9 के 9 प्रश्न आपके गलत माने जाएंगे और इन 9 प्रश्नों की एवज में आपके 3 जो सही आंसर है वो भी काट लिए जाएंगे, यानी जो आपने सही आंसर दिए हैं वो 3 प्रश्न भी यहाँ पर कट हो जाएंगे। अब देखेंगे 10 नंबर पॉइंट यहाँ पर है, अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प गोला भरा है या नहीं भरा यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे, जिसके अंदर आप देख लें कि आपने कोई प्रश्न खाली तो नहीं छोड़ दिया है। और 11 नंबर पॉइंट है, यदि प्रश्न में हिंदी या अंग्रेजी संस्करण में मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकृति की किसी भी प्रकार की अस्पष्ट गलती है तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। हिंदी के अंदर कुछ गलत छप गया है तो उसका इंग्लिश वाला जो कॉलम है वो आपका सही माना जाएगा और अंतिम माना जाएगा। नंबर 12 पॉइंट पर यहाँ पर देखेंगे, परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग सख्त वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट में चेतावनी देखेंगे, यदि कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए पाया जाता है, अनुचित तरीके अपनाते हुए पाया जाता है तो उसके पास कोई अनाधिकृत सामग्री पाई जाती है तो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जाएगी और वह सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और संशोधन अधिनियम 2023 भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अनुसार तो उस पर मुकदमा चलने के लिए वह उत्तरदायी होगा और 10 वर्ष से अधिक कारावास तथा 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। 1 करोड़ रुपए यहाँ पर देख लीजिए आप ध्यान से, 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपको जुर्माने का प्रावधान है या 10 साल की आपको कारावास हो सकती है और उसे बोर्ड की भविष्य की सभी परीक्षाओं से स्थायी रूप से विवर्जित कर दिया जाएगा, यानी वो कभी भी पेपर नहीं दे पाएगा। आगे लिखा हुआ है, इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा ना जाए, यानी जब तक वो नहीं कहा जाए तब तक इसकी यहाँ पर सील लगी हुई होती है। ये सील आप देख पा रहे हैं, ये सील तब तक नहीं खोलनी है जब तक आपको वहां पर जो एग्जामिनर है वो आपको नहीं बोले कि अब आप अपनी सीट खोल सकते हैं, तब तक इसको नहीं खोलना है। ये तो थे आपके लिए सामान्य इंस्ट्रक्शन कि आपको यहाँ पर एग्जाम देने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपका परीक्षा हॉल के अंदर इनको पढ़ना और समझने का समय भी बचेगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको इन पॉइंटों में से कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, आपको इसका समाधान बता दिया जाएगा। तो चलो अब चलते हैं इस पेपर को हल करेंगे। तो यह पेपर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए था और इससे आपको पता चलेगा कि सोशल वर्कर के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके आगे ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है, जो मैंने आपको ऊपर हिंदी वाले बताए हैं वो सेम के सेम यहाँ पर इंग्लिश के अंदर है। इसके अंदर आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधा आ जाते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो ये सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था उनका ये प्रश्न पत्र है और मैं आपको बता देता हूँ सोशल वर्कर की जो पोस्ट के अंदर जितना सिलेबस था वही सिलेबस लगभग आने वाले अन्य संविदा पदों के जो आप पेपर देंगे उसके अंदर भी वही सिलेबस है। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी इसके हिसाब से शुरू कर दें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए पेपर बहुत आसान है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत कठिन है। और आपको बता देता हूं मेरे चैनल पर इससे पहले बहुत से वीडियो डाले गए हैं एनएचएम भर्ती से संबंधित, उन वीडियो के अंदर भी इसके अंदर से बहुत प्रश्न आए हैं। आपको बताऊंगा इसके अंदर मेरे वीडियो के अंदर से या मेरे नोट्स के अंदर से आपको कौन कौन से प्रश्न मिले हैं। तो आपको बता देता हूं मेरे द्वारा इन भर्ती परीक्षा के लिए कुछ नोट्स तैयार किए गए हैं जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जो मैंने नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स की कॉपी यदि आपको चाहिए तो आपको फोन पे 150 रुपए चार्ज करना पड़ेगा और ये 275 पेज की नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपके मोबाइल के अंदर
अंदर आपके व्हाट्सएप के ऊपर भेज दी जाएगी। तो जो अभ्यर्थी नोट्स खरीदने के इच्छुक है तो वो मेरे फोन पे नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर 150 रुपए का चार्ज पे करें, स्क्रीनशॉट भेजें, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अब हम ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधा आते हैं प्रश्नों पर। यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपके यहाँ पर क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और इनका सही आंसर क्या है। तो जिन्होंने ये एग्जाम दिया है वो अपना मिलान कर लें कि आपने जो एग्जाम दिया था उसके अंदर से आपके कितने परसेंट सही हुए हैं। और जो बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर है, सामाजिक अभिव्यक्ति सेवा कार्य में भावनाओं की उद्देश्य पूर्ति अभिव्यक्ति का सिद्धांत का अर्थ है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं A, B, C, D। इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई आंसर आता हो तो इनमें से एक आपको चूज करना है। अगर आपको यह आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। इसके अंदर आपको E ऑप्शन है, इसको आप फिलअप करना पड़ेगा। यदि आपने E भी नहीं भरा, A, B, C, D, E इन 5 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपने नहीं भरा तो यह प्रश्न आपका गलत माना जाएगा और 1/3 के हिसाब से आपके यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होगी। तो जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता हो तो वहां पर आपको ई कॉलम आवश्यक रूप से भरना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप चलो बताता हूं, नंबर 1 का यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी, क्लाइंट को अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह का उदाहरण है जो उपचारात्मक लक्ष्य मॉडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, आघात से बचे लोगों के लिए एक मनोचिकित्सा समूह है। आघात से बचे लोगों के लिए एक मनोचिकित्सा समूह है। अब आपको यहाँ पर बता दूं प्रश्न नंबर 3, यदि आपको हिंदी वर्जन के अंदर जो प्रश्न है वहां से पढ़ करके आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि हिंदी के अंदर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, आपके समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश वाला देख करके यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर क्या था। आगामी आपदा के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के 4 तत्वों का सही क्रम क्या है। 4 तत्वों का सही क्रम यहाँ पर A, B, C, D, E ऑप्शन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोखिम मूल्यांकन, पहचान व निगरानी, संचार एवं प्रसार, प्रतिक्रिया क्षमता। आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। घरेलू हिंसा के लिए महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य निम्नलिखित को सुरक्षा प्रदान करता है। किसको सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब है 1, 2 व 3 सही है। 1, 2 व 3 मतलब 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। पत्नी, महिला, लिव इन पार्टनर, बहनें, विधवाएं या माताएं। यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य है पत्नी, महिला, लिव इन पार्टनर, बहनें, विधवाएं, माताएं सभी को संरक्षण प्रदान करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2 व 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर यहाँ कथन दे रखा है। प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि ज्ञान केवल संवेदी अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दे रखे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लेवें, वीडियो को रोक करके पढ़ लेवें, क्योंकि मैं पूरा पढ़ करके आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ पर शॉर्ट में जल्दी मैं आपको केवल आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि ज्ञान केवल संवेदी अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 1 सही है। 1 क्या है, आध्यात्मिक अनुमान, व्यक्ति परक अथवा अंतर्दृष्टि व केवल तार्किक विश्लेषण को वास्तविक ज्ञान के क्षेत्र से अलग मानकर अस्वीकार कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, समाज कार्य में स्वीकार्यता का सिद्धांत मदद करता है। समाज कार्य में स्वीकार्यता का सिद्धांत मदद करता है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर है, क्लाइंट एवं सामाजिक कार्यकर्ता के मध्य आपसी सम्मान एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करना है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उसके सभी स्वरूप से निवारण के बारे में है। यहाँ पर अनुच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। सामाजिक कार्य में क्रिया प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों का सही क्रम क्या है। क्रिया प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप देखेंगे, समस्या, स्थिति, साधन, कार्यकर्ता, क्रिया,
अंतिम परिणाम। नंबर प्रश्न पूछा गया था, सांख्यिकी विश्लेषण के दौरान, आगे है खालिस्तान, वह माप के मूल्यांकन के 3 मानदंड है। यहाँ पर आपको 3 मानदंड पूछे गए हैं, 1, 2 और 3। ये 3 मानदंड कौन से होंगे, आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर है विश्वसनीयता, वैधता, संवेदनशीलता। तो सांख्यिकी विश्लेषण के दौरान विश्वसनीयता, वैधता, संवेदनशीलता माप के मूल्यांकन के 3 मापदंड हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, मानवाधिकारों की सर्वप्रथम घोषणा यूडीएचआर में कितने अनुच्छेद हैं? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 30। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। मैच द फॉलोइंग करेक्टली यानी इनको सही मिलान करना है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये आपको यहाँ पर टेंस दिए गए हैं। इन टेंस के सामने जो ये वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों का आपको मिलान करना है कि सही यहाँ पर कौन सा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर है ए से 3rd मिलान होगा, बी से 4, सी से 5, डी से 2 और ई से 1। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए से 3rd, बी से 4th, सी से 5, डी से 2nd और ई से 1st। ये आपका सही मिलान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य से आप देखेंगे यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल। तो यहाँ पर आपका जो ये वाक्य दिया गया है, इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वुड। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वुड। तो यहाँ पर आप 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, गिव एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एडमायर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन डी है डिस्पेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर था ऑप्शन ए, माई अंकल एज वेल एज माई कजन इज कमिंग टूडे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची है। सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची किसके अंदर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर है विष्णुपदी, अलकनंदा, त्रिपथगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, आजन्म शब्द में उपसर्ग है। आजन्म शब्द में उपसर्ग क्या होगा। ऑप्शन डी आ उपसर्ग। 18 नंबर प्रश्न देखें, महिलाओं के सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। महिलाओं के सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, महिलाओं को निर्णय लेने एवं अपनी जिंदगी पर नियंत्रण करने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक सामाजिक कार्य अनुसंधान में नमूना है। यहाँ पर आपका सही आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर देखें क्या है, एक बड़े समूह से चयनित लघु प्रतिनिधित्व। एक सामाजिक कार्य अनुसंधान में नमूना है, एक बड़े समूह से चयनित लघु प्रतिनिधित्व। आगे देखेंगे नंबर 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके लिए था, सभी सदस्यों की समूह में रहने की इच्छा को कहते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर है समूह का सामंजस्य। समूह का सामंजस्य। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कार्यकर्ता की मूल कौशल में से एक नहीं है। मूल कौशल में से एक नहीं है। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिकारपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, बच्चों और युवाओं के साथ कार्य करने वाला सहायता समूह का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर चर्चा करना, एक समाधान तलाशना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। 23 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से समुदाय संगठन में पहला कदम कौन सा है। निम्नलिखित में से समुदाय संगठन में पहला कदम कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवश्यकता की जागरूकता। आवश्यकता की जागरूकता। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, मेलवेयर पहचान की वह विधि जिसका उपयोग एंटीवायरस किसी फाइल के व्यवहार को सुरक्षित या हानिकारक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए करता है, क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी है, इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ गए हैं और कंप्यूटर का सिलेबस लगभग सभी पोस्ट के अंदर है।
तो ये कंप्यूटर वाले प्रश्न है, आप ध्यान से देख लें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको और तैयारी कितनी करनी है। तो आगे बताने से पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे आप कौन से पद के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको अधिक से अधिक फायदा मिले, इस प्रकार के कंटेंट आपके लिए यहां पर लेकर के आऊं। तो यहां पर आप देखेंगे 25 नंबर प्रश्न, इनपुट डिवाइस को कौन कौन से प्रकार से डेटा प्रदान किए जाते हैं। इनपुट डिवाइस को कौन कौन से प्रकार के डेटा प्रदान किए जाते हैं। यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट, छवियां और श्रव्य ऑडियो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था हिंदी के अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, तो इंग्लिश वाला भी आप देख लें तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है। विशेष करके कंप्यूटर वाले प्रश्न के अंदर आपको इंग्लिश वाले जरूर देख लेने चाहिए, उसके अंदर आसानी से समझ में आ जाते हैं। हिंदी वाले में थोड़ा कठिन होता है। तो इनपुट डिवाइस को कौन कौन से प्रकार के डेटा प्रदान किए जाते हैं, टेक्स्ट, छवियां और श्रव्य ऑडियो। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है, आईटी गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है वो पूछा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विपणन। विशेष उद्देश्य के लिए विकसित प्रोग्रामों को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंट्रोलर्स, मॉड्यूल्स, फंक्शंस, पैकेजेस। यहाँ अनुत्तरित प्रश्न, तो मैंने अनुत्तरित प्रश्न के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया। फिर भी किसी के समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, आपको अलग से इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी, मॉड्यूल्स। तो क्या कहा जाता है, मॉड्यूल्स कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, सत्यापन ए डेटाबेस एक तरफा होती है जो केवल एक दिशा में डेटा ट्रांसफर करती है। फिर नीचे कारण आर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कारण आर डेटाबेस सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा को ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, जिसके लिए द्विदिशा संचार की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर क्या है, सत्यापन गलत है लेकिन कारण सही है। 29 नंबर प्रश्न है, मेमोरी में डेटा लिखते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मेमोरी में डेटा लिखते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए बी सी डी के अंदर आपका सही आंसर क्या होगा। यदि आपको पहले से आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पहले लिख दें कि इसका सही आंसर क्या है और आप मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, सीपीयू डेटा को डेटाबेस पर रखता है और इसे एड्रेस बेस के माध्यम से प्रदान किए गए विशिष्ट पते पर लिखा जाता है। तो मेमोरी में डेटा लिखते समय निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। तो ये 6 प्रश्न आपके कंप्यूटर से थे। 18 नंबर का आपका यहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस था। तो 18 नंबर के यहाँ पर आपको कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप देख लें। अब यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, किम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी विचार में से एक केंद्रीय नैतिक प्रस्ताव है। एक केंद्रीय नैतिक प्रस्ताव क्या है, यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी के अंदर आपका सही आंसर क्या होगा। तो 30 नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, नैतिकता धर्म का सार है जिसमें प्रेम, स्वयं और दूसरों का ज्ञान शामिल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। 31 नंबर प्रश्न है, जाति व्यवस्था में वंशानुगत विशेषज्ञता की विशेषता क्या दर्शाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे, जाति की भूमिकाएं जन्म से निर्धारित होती है और पीढ़ियों से चली आ रही है। ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रक्रिया रिकॉर्डिंग में एक सेशन के दौरान छात्र के स्वयं के प्रदर्शन के मूल्यांकन में कौन सा घटक शामिल है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सत्र के दौरान आने वाली समस्याएं, ताकत और सीमाएं, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, संचार में आई स्टेटमेंट का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। संचार में आई स्टेटमेंट का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यह प्रेषक की रक्षात्मकता और संघर्ष को कम करते हुए निराशा व्यक्त करने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न, यादृच्छिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यादृच्छिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर देखेंगे, यह व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को समाप्त करता है और एक निष्पक्ष नमूना सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न देखें, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाएं। कॉलम 1 इधर दिया हुआ है और कॉलम 2 इधर दे रखे हैं, इन दोनों को आपको मिलान करना है कि आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 35 नंबर का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर देखेंगे 1 से 3rd, 1 नंबर से आपका 3 नंबर मिलान होगा, 2 से 1 नंबर का मिलान होगा, 3 का 4 से और 4 का 2 से।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे मेरी ई रिचमंड को माना जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता रूप में किसे माना जाता है? मेरी ई रिचमंड। याद कर लें, आपके पेपर के अंदर भी यह प्रश्न छप चुका है, आपसे भी पूछा जाएगा, यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास पर मानव अधिकारों के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। यहाँ पर आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर देखें विकास व्यक्तिगत की गरिमा और स्वतंत्र विकास पर केंद्रित है। विकास किस पर है? व्यक्तिगत की गरिमा और स्वतंत्र विकास पर केंद्रित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, यह विश्वास की दिव्यता एवं मानवता एक ही सिक्के के दो पहलू है और धर्म का उद्देश्य मानव के भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करता है, किसका है? तो यह विश्वास किसका है? ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कानून हिंदुओं के लिए सिविल विवाह का प्रावधान प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर है विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 याद कर लें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे भी पूछा जाएगा। 40 नंबर प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, सामाजिक वैकल्पिक सेवा कार्य में क्लाइंट और सामाजिक कार्यकर्ता के मध्य का संबंध होता है, कौन सा संबंध होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी, क्या सहयोगात्मक उपचारात्मक एवं समस्या समाधान पर केंद्रित है? सहयोगात्मक उपचारात्मक एवं समस्या समाधान पर केंद्रित है। ऑप्शन सी सही होगा। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय की अवधारणा को सामाजिक कार्य में मूल दर्शन के रूप में प्रयोग किया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर है महात्मा गांधी। तो निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय की अवधारणा को सामाजिक कार्य के मूल दर्शन के रूप में प्रयोग किया? महात्मा गांधी ने। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से समाज कार्य की सहायक द्वितीयक पद्धति कौन सी है? सहायक द्वितीयक पद्धति कौन सी है? ये मैंने मेरे पहले के वीडियो के अंदर भी आपको प्रश्न बताया है और जिन्होंने मेरे से नोट्स लिए हैं उसके अंदर भी आप देख सकते हैं, यह प्रश्न उस नोट्स के अंदर भी है कि निम्नलिखित में से समाज कार्य की सहायक द्वितीयक पद्धति कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर देखेंगे समाज कल्याण प्रशासन। तो निम्नलिखित में से समाज कार्य की सहायक द्वितीयक पद्धति कौन सी है? समाज कल्याण प्रशासन। नंबर 43 नंबर पर प्रश्न देखेंगे, मानवाधिकार क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। मानवाधिकार क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर चुनेंगे। तो ये मानवाधिकार के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे अधिकार जिनकी प्रकृति निहित है। अधिकार जिनकी प्रकृति निहित है, मानवाधिकार क्या है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, सामाजिक कार्य के संबंध में गलत कथन का चयन करें। सामाजिक कार्य के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, गलत कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत है। सामाजिक कार्य का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संगठन के सिद्धांतों का अध्ययन करना है, ये गलत है। परंतु बी सी डी ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। तो सामाजिक कार्य सैद्धांतिक अवधारणा को व्यवहारिक रूप देता है। सामाजिक कार्य का मूल उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। सामाजिक कार्य समकालीन समाज के लिए सबसे उपयुक्त विकासात्मक मॉडल का निर्धारण करता है। तो ये आपके सही है, परंतु यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, सोशल केस वर्ग का पहला सैद्धांतिक सूत्रीकरण निम्न में से किस प्रकाशन से संबंधित है? ये प्रश्न भी आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो नोट्स बना करके दिए हैं उसके अंदर भी है और मेरे पहले के वीडियो के अंदर भी आपको यह प्रश्न मिलेगा। यदि आपने सभी वीडियो देखे हैं तो आपको मेरे वीडियो से बहुत सा फायदा मिलने वाला है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार सभी वीडियो आवश्यक रूप से देख लें, उसके अंदर से बहुत से प्रश्न आ रहे हैं। मैंने कल बीपीओ का जो पेपर था उसके 50 प्रश्न आपको बताए थे और आज जो सोशल वर्कर के जो पेपर है उसके 50 प्रश्न आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो 150 प्रश्न है उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। यदि बेल आइकन आपने ऑन नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब इस चैनल पर वीडियो डाला जा चुका है और आप देखने से वंचित रह जाओगे। तो 45 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर है, सोशल केस वर्ग का पहला सैद्धांतिक सूत्रीकरण निम्न में से किस प्रकाशन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर देखेंगे मेरी रिचमंड द्वारा सोशल डायग्नोसिस। मेरी रिचमंड द्वारा सोशल डायग्नोसिस, ऑप्शन बी। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का उद्देश्य है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे व्यक्ति की आत्मशक्ति को मजबूत करना। ये मेरे चैनल के पहले एक वीडियो मैंने डाला है सोशियोलॉजी से संबंधित, उसके अंदर भी मैंने आपको यह प्रश्न बताया है।
और जिन्होंने मेरे से नोट्स खरीदे हैं तो उन नोट्स के अंदर भी देख लें, ये प्रश्न आपको मिलेगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न देखें, मात्रात्मक डेटा को वर्गों में वर्गीकृत करके तालिका बनाने को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ABCD के अंदर यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर देखेंगे संपादन। तो मात्रात्मक डेटा को वर्गों में वर्गीकृत करके तालिका बनाने को संपादन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे 48 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान दे रखा है, प्रक्रिया संदर्भित जनता एवं सामान्य जनता को यह विश्वास दिलाने की होती है कि सामाजिक आंदोलन के उद्देश्य को नैतिक रूप से सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर देखेंगे वैधता। 49 नंबर प्रश्न है, गांधीवादी सामाजिक कार्य की शिक्षा को किस रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर देखेंगे सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक क्षमताओं में विकास का उपकरण। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, समाज की कौन सी विशेषता इसके गतिशील प्रकृति को दर्शाती है। समाज की कौन सी विशेषता इसके गतिशील प्रकृति को दर्शाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है निरंतर परिवर्तन। तो ये मैंने जो सोशियोलॉजी वाले नोट्स तैयार किए हैं, किसी ने खरीदे हैं तो उसके अंदर देखें, ये प्रश्न आपको अवश्य रूप से उसमें मिलेगा, ये प्रश्न उसके अंदर है। और मेरे चैनल पर जो वीडियो मैंने सोशियोलॉजी पर डाल रखे हैं, उन वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये प्रश्न बताया है। तो यह प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सोशल वर्कर के एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह भी आप देख लें। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, 51 नंबर से आगे के प्रश्नों का आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि इस पूरे पेपर के प्रश्न क्या हैं उसके बारे में मुझे जानकारी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं इस चैनल पर डालूंगा तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस चैनल पर कोई आपके लिए नया वीडियो डाला जा चुका है। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 51 नंबर से आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।